हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का पार्ट 1 और चैप्टर का नेम आप देखो आंकड़ों का संग्रह। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए कम से कम 4 उपयुक्त बहुविकल्पीय वाक्यों की रचना करें। तो पहला आप देखो यहाँ पर, जब आप एक नई पोशाक खरीदें तो इसमें इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण आप मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क में आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, मूल्य, दिखावट, कपड़ा या ब्रांड। तो यहाँ पर आप देखो, आपने यहाँ पर बहुविकल्पीय की रचना की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मूल्य, दिखावट, कपड़ा या ब्रांड। आप देखते हो कि किसका कौन सी चीज़ अच्छी है, यानी कि मूल्य आपके अच्छा होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं कम भी नहीं। दिखावट उसकी कैसी है, कपड़ा किस प्रकार का है और उसका ब्रांड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो अगला है आपके पास, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो पहला पॉइंट आप बनाओगे प्रतिदिन। दूसरा है साप्ताहिक रूप में या एक सप्ताह में 2 बार या मासिक रूप से। ठीक है, अगला है यहाँ पर आप देखो, निम्नलिखित में से आप किस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ते हैं। गौ आप यहाँ पर देखो, इसके जो ऑप्शंस आप देंगे वो हैं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी या कोई अन्य। उसके बाद आप देखो अगला है गौ है यहाँ पर, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि क्या न्यायोचित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखो पूर्णतः सहमत, कुछ हद तक सहमत या फिर पूर्णतः असहमत या फिर कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद है यहाँ पर, आपके परिवार की मासिक आमदनी कितनी है। तो आपके परिवार यानी कि पूरे फैमिली की जो मासिक यानी कि पूरा फैमिली जो एक महीने में कमाता है वो आपको बताना है। तो 1 लाख से कम है या 1 से 1.5 लाख के बीच में है, या नहीं 1 से 5 लाख के बीच में, या 5 से 10, या फिर 10 लाख या अपेक्षा। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा आप लिख सकते हो यहाँ पर। अगला प्रश्न आप देखो, प्रश्न 2 है, 5 द्विमार्गी प्रश्नों की रचना करें हाँ या नहीं के साथ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, क्या आपको फिल्म देखना पसंद है, इसका उत्तर आप देखो हाँ या नहीं में आएगा। ठीक है, द्विमार्गी ये हो रहे हैं। फिर है यहाँ पर, यदि आपका मित्र परीक्षा में नकल कर रहा है तो क्या आप अध्यापिका को बताएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हाँ आप अध्यापिका को बताएंगे, या फिर इस तरह से आप इनमें 2 मार्क के प्रश्न आपको बनाने हैं। ठीक है, गौ है यहाँ पर, क्या आपका, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपका नहीं आना चाहिए, आपका यहाँ पर आना चाहिए, क्या आप शादीशुदा हैं। फिर आप देखो गौ है यहाँ पर, क्या आप कार्यरत हैं। फिर अगला है यहाँ पर, क्या आपके पास कोई वाहन है। ठीक है, तो आप देखो अगर आप इनका सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देंगे तो दूसरे वाला समझ नहीं पाएगा। ठीक है, क्या आपके पास कोई वाहन है, अगर आप हाँ कहेंगे तो दूसरा नहीं समझ पाएगा आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाँ मेरे पास वाहन नहीं है, हाँ मेरे पास वाहन है। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, सही विकल्प को चिन्हित करें। क है यहाँ पर, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, सही या गलत। तो इसका उत्तर आप लिखोगे सही। फिर ख है यहाँ पर, आंकड़ा संग्रह के लिए टेलीफोन सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, विशेष रूप से जहां पर जनता निरक्षर हो और दूर दराज के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैली हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिखोगे सही। फिर अगला है यहाँ पर, सर्वेक्षक यानी कि शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, सही या गलत। तो इसे आप लिखोगे गलत। फिर आप देखो अगला यहाँ पर घ है, प्रतिदर्श अयाचिक चयन में पूर्वाग्रह यानी कि अभिनति की संभावना रहती है, तो इसे आप लिखेंगे गलत। फिर अगला है आपका यहाँ पर, अप्रतिचयन यानी कि त्रुटियों को बड़ा प्रतिदर्श अपनाकर कम किया जा सकता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे गलत। उसके बाद आप देखो चौथा प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपको इन प्रश्नों की कोई समस्या दिख रही है, यदि हाँ तो कैसे। पहला आप देखो, क्या अपने सबसे नज़दीकी यानी कि नज़दीक के बाज़ार से कितनी दूर रहते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो सबसे आपका नज़दीक का बाज़ार है उससे आप कितना दूर रहते हैं। तो क आप यहाँ पर देखो, इसे एक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में रचा जाना चाहिए। ठीक है, जिसके विकल्प निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला आप देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर से। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर 1 से 3 किलोमीटर। तीसरा आप यहाँ पर बना सकते हो 3 से 5 किलोमीटर, और अगला बना सकते हो आप 5 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, उसके बाद गौ है यहाँ पर, यदि हमारे कूड़े में प्लास्टिक थैलियों की मात्रा 5% है तो क्या इन्हें निषेधित किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, इसे द्विमार्गी प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हाँ या नहीं के विकल्प हों, यानी कि सिर्फ 2 ही तरीके के उसमें आप जवाब दे सकते हो। फिर है यहाँ पर, क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर, इस प्रश्न ऋणात्मक रूप से नहीं रखा होना चाहिए, इसे हम इस प्रकार कह सकते थे कि क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध करेंगे। ठीक है,
अगला यहाँ पर घ देखो, क्या आप रासायनिक उर्वरक के उपयोग के पक्ष में हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे प्रश्नों का क्रम उचित नहीं है। प्रश्नों का क्रम निम्नलिखित के रूप में होना चाहिए। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसके उपयोग के पक्ष में हैं। अगला देखो आप यहाँ पर है, क्या आप अपने खेतों में उर्वरक इस्तेमाल करते हैं? उर्वरक यानी कि खाद, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे हाँ, हम अपने खेतों में उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। अगला देखो आप यहाँ पर है आपके पास, आपके खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होती है? तो इसमें आप लिखोगे 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर अगर आपके पास खेत हैं तो आप उसका भी आंकड़ा यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न 4, आप बच्चों के बीच शाकाहारी आटा नूडल की लोकप्रियता का अनुसंधान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से सूचना संग्रह करने के लिए एक उपयुक्त आपको प्रश्नावली बनानी है। तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं, ठीक है। पहले यानी कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आप देंगे, नाम, आयु, फ़ोन नंबर और ईमेल पता, ये सब लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे, अगर आप किसी को भेजते हैं तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, आयु लिखेगा, ठीक है। और इस तरह से फिर आप उसमें कुछ प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिंक करके पुरुष या फिर स्त्री। फिर है आपके अगले जो प्रश्न होंगे वो इस प्रकार हो सकते हैं, क्या आप वेजिटेबल आटा नूडल का प्रयोग करते हैं? तो जो आदमी होगा दूसरा वो इस तरह से यहाँ पर जवाब देगा हाँ या नहीं में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लिख सकते हैं इसमें, यदि हाँ तो आप किस ब्रांड को वरीयता देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ ब्रांड्स के आप नाम लिख देंगे, मैगी यानी कि नेस्ले आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टॉप्स, रेमन, टॉप्स यानी कि कोई भी, ठीक है। आपको यह ब्रांड क्यों पसंद है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लिख सकते हैं, क्या आपने कभी कोई मोर ब्रांड यानी कि प्रयोग किया है? यानी कि मोर यानी कि अदर ब्रांड भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, अन्य। और यहाँ पर है, यदि आपको एक नमूना मुफ्त दिया जाए तो आप क्या उपयोग करना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है यहाँ पर, 200 फार्म वाले एक गाँव में फसल उत्पादन के स्वरूप पर एक अध्ययन आयोजित किया गया है और इनमें से 50 फार्मों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 50% पर केवल गेहूं उगाए जाते। समष्टि एवं प्रतिदर्श के आकार क्या हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे जनसंख्या यानी कि 200 फार्म और प्रतिदर्श है यहाँ पर 50 फार्म। तो इस अगला आप देखो यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न 7, प्रतिदर्श, समष्टि तथा चर के दो उदाहरण दें। तो इसका उत्तर आप लिखोगे प्रतिदर्श। यदि हम IQ स्तर जांच करने के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन कर लें तो यह प्रतिदर्श होगा। इसी प्रकार यदि हम 20% जनसंख्या के आधार पर लिंग अनुपात लाएं तो 20% जनसंख्या प्रतिदर्श है। उसके बाद आगे आप देखो समष्टि। तो एक विद्यालय के विद्यार्थियों का IQ स्तर जाँच करने के लिए इस समष्टि उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी हैं। एक देश का लिंग अनुपात जानने के लिए समष्टि उस देश की जनसंख्या है। अगला है यहाँ पर आप देखो चर, एक विद्यालय के विद्यार्थियों का IQ स्तर की जांच तथा एक देश का लिंग अनुपात। उसके बाद आप देखो प्रश्न 8 है आपके पास, इनमें से कौन सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखोगे यहाँ पर आप देखो पहला पॉइंट है आपके पास गणना यानी कि जनगणना, अगला है प्रतिदर्श। तो उत्तर आप लिखोगे जनगणना से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि क है आपका यह समष्टि के प्रत्येक इकाई पर आधारित होता है। ख आप इसमें लिखोगे इसमें शुद्धता का उच्च स्तर होता है और गौ आप लिखोगे यह प्रतिचयन त्रुटि से मुक्त होता है। प्रश्न 9 देखो आप यहाँ पर, इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों? तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर पहली त्रुटि है प्रतिचयन त्रुटि और दूसरा है अप्रतिचयन त्रुटि। उत्तर आप लिखोगे प्रतिचयन त्रुटियां अधिक गंभीर है क्योंकि वे जानबूझकर पक्षपाती रूप से की जा सकती हैं। ऐसी त्रुटियों को ढूंढ पाना तथा सही करना बहुत कठिन है, जबकि अप्रतिचयन त्रुटियां मापन की त्रुटियां होती हैं जिन्हें हम ध्यान से यहाँ पर आप देखो देखकर ठीक किया जा सकता है, ठीक है। उसकी बात है यहाँ पर प्रश्न 10, मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुनने हैं, तो इसमें से कितने प्रतिदर्श संभव हैं? तो आप देखो यहाँ पर बहुत से प्रतिदर्श संभव हैं, लॉटरी विधि और यहाँ पर है यादृच्छिक संख्याओं वाली तालिका, फिर है स्तरित प्रतिदर्श, फिर है व्यवस्थित प्रतिदर्श और यहाँ पर है अभ्यंश प्रतिदर्श। उसके बाद आप देखो प्रश्न 11 है आपके पास, अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे, चर्चा करें। तो इसमें आप उत्तर लिखोगे मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा या फिर उठाऊंगी। क आप लिखोगे 10 विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्याएं आवंटित करनी होगी। ख है यहाँ पर फिर समान आकार तथा रंग की 10 पर्चियां बनानी होगी, इन्हें एक कटोरे में डालकर सही ढंग से हिलाना होगा। उसकी बात है यहाँ पर, इनमें से किसी भाई या व्यक्ति को 3 पर्ची निकालने को कहा जाएगा। इन तीनों पर्चियों पर जिन छात्रों के आवंटित अंक लिखे हैं वे मेरे प्रतिदर्श का हिस्सा होंगे, ठीक है।
उसके बाद आप देखो प्रश्न 12 है यहाँ पर, क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती हैं, बताएं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है। इसे यादृच्छिक बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए कदम उठाने पड़ते हैं। पहला, यहाँ पर सभी पर्चियाँ बिल्कुल समान आकार तथा रंग की होनी चाहिए। फिर है यहाँ पर सभी पर्चियाँ बिल्कुल, ठीक है, एक समान ढंग से मोड़ी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ए को हटा दें यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल आप लिखेंगे। और यदि यह सावधानियां नहीं बरती गई तो यह संभव है कि पूर्व निर्धारित पर्चियां उठाई जाए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि सभी इकाइयों को चयन का समान अवसर मिला है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 13 यहाँ पर, यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग करते हुए अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों के चयन के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा या फिर उठाऊंगी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्या आवंटित कर दी जाएगी। फिर हम यादृच्छिक संख्या सारणी में जाएंगे, परंतु हमारा संबंध केवल 1 अंकीय संख्याओं से होगा। पहले 3 1 अंकीय संख्याएं चुन ली जाएंगी। उसके बाद आप देखो प्रश्न 14 यहाँ पर, क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं, अपने उत्तर की कारण सहित व्याख्या करें। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, कुछ परिस्थितियों में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से बाहर परिणाम देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला आप देखो यहाँ पर है, एक बीमारी का पता लगाने के लिए या संक्रमण का पता लगाने के लिए हम पूरा रक्त नहीं ले सकते, ठीक है, हम रक्त की कुछ बूंदें लेते हैं। अगला यहाँ पर, इसी प्रकार भोजन पकाते समय हम भोजन का कुछ हिस्सा चख लेते हैं कि यह पका है या नहीं। हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते कि पूरा खाना खाकर हम तय करें कि खाना पक गया था। उसके बाद है यहाँ पर, कोई भी अध्यापिका विद्यार्थी की ज्ञान की जांच के लिए पूरी पुस्तक नहीं दे सकती, अतः वह कुछ प्रश्न प्रतिदर्श के रूप में देती है। तो ख है यहाँ पर, आप देखो प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। उसके बाद अगला यहाँ पर, प्रतिदर्श विधि कम समय लेती है। और घ है यहाँ पर, प्रतिदर्श विधि में विस्तृत जांच संभव है क्योंकि उत्तरदाताओं की संख्या कम होती है। तो क्लास 11th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 11th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।